हाँ देखिए, अनुगमन वेग ना, तो अनुगमन वेग में क्या करना है, सबसे पहले हम चालक का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। चालक का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इस छोटे से टुकड़े को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं ना। बैटरी का वोल्टेज क्या है, V। अच्छा देखो, ये V है, सेल का प्रतीक है। सेल का क्या है, प्रतीक। बैटरी का प्रतीक क्या होता है, ऐसे, और एक आठ ऐसे लगा दो। कई सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करते हैं, इसलिए एक बैटरी में कई सेल होते हैं। एक दो ऐसे प्रतीक में ऐसे कर दोगे, एक बैटरी में कई सेल। ये बैटरी का प्रतीक है, ये सेल का प्रतीक है बैटरी का, ठीक है। और निर्दिष्ट धारा एसी का जो होता है प्रतीक इस तरीके का होता है, प्रत्यावर्ती धारा का। अदिष्ट धारा के होता है ना। अच्छा, ये चालक का एक टुकड़ा है, इसमें ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया ना। अमुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति। और उनकी गति कितनी तेज होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की पहले देखो, इस हेडिंग से पहले दो बात जानिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग पहला उष्मीय वेग, दो प्रकार का होता है। एक उष्मीय वेग या तापीय वेग। क्या होता है, हाँ, ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहने मतलब जब इसको हम वोल्टेज से, मतलब सेल या बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तब इसमें का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से इसमें गति करता है। और वह गति कैसा आता है, अनियमित होता है। अनियमित का मतलब क्या होता है, उसका परिणामी विस्थापन पूरा शून्य रहता है, इसलिए उसमें धारा शून्य मानी जाती है। बात नहीं समझे क्या। कोई इलेक्ट्रॉन जैसे इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके से जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनका परिणामी विस्थापन शून्य हो जाता है, इसलिए उसके कारण धारा नहीं बहती है। और किस वेग से गति करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करते हैं। और इसका वेग निकालने का सूत्र होता है, V बराबर होता है 3/2 kT। K बराबर होता है R/N। R होता है गैस नियतांक और N होता है अवगाद्रो नंबर और T होता है ताप। बात समझ आया ना। अच्छा, और दूसरा होता है अनुगमन वेग। क्या होता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, उसको समझो ध्यान से। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, पहले इसमें एक सोचने वाली बात है, उसको समझो। अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या -3 मीटर पर सेकेंड। एक कोटि है, क्या है, हाँ, मतलब वेग का कोटि है। और 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करके होता है सब ना। अनुगमन वेग से पहले एक बात ध्यान सुनो, जैसे इस चालक को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए या सेल से कनेक्ट नहीं किए, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से गति करता है ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वो टक्कर करता रहता है। ऐसे करने के बाद ऐसे अपना इधर उधर ऐसे टक्कर करता रहता है परमाणु से, ठीक है। फिर ऐसे आ गया, यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकरा, इससे यहाँ टकरा, इससे यहाँ टकरा, यहाँ से यहाँ ऐसे टकरा है, ठीक है। टकराने के बाद जैसे मान लो कि इसका वेग 1 सेकेंड में 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड में 10⁵ मीटर जाता है। तो ये जो चालक है, तो चालक की दीवार से तोड़कर बाहर क्यों नहीं चला जाता, नहीं समझे क्या। जैसे हम बोल दें कि एक गार्डर है, जो गार्डर है लोहा है, उसमें क्या होता है, ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस चाल से गति करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मतलब समझते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 और लाख। एक लिख के 5 शून्य, 1 लाख, मतलब 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर हो जाता है। तो जो लोहा होता है हमारे पास, उसमें का या लोहा हो या तांबा हो या चांदी हो, उसमें का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो दीवार तोड़कर बाहर क्यों नहीं चला आता है, बताओ, कौन बताएगा क्यों नहीं बाहर चला जाता है। जैसे इतना ज्यादा वेग है, वो तो जब यहाँ से लड़ेगा तो बाहर तो चले जाएगा, लेकिन जाता क्यों नहीं है। इसका उत्तर चलो हम ये बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो।
क्यों नहीं बाहर जाता है उसको नोट करना। जैसे परमाणु है, क्या है ये परमाणु, परमाणु से जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा बल नहीं लगता है, इसलिए वह उससे निकलकर अलग हो जाता है। ठीक है, तो अलग होता है तो क्या होता है? इस पे ऋण होता है, इस पे धन ना। अब यही अलग तो हो जाता है, इतना अलग नहीं हो जाता कि धातु के बाहर निकल जाए। क्यों नहीं निकल पाता है? कूलाम ने बताया था कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच एक बल लगता है, उस बल का नाम है वैद्युत बल या कूलाम का बल। समझ आया ना? जब 10⁵ मीटर के वेग से यहाँ जब टक्कर मार के जब बाहर जाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कूलाम जो अपना खोजे है नियम, कूलाम के बल से, कूलाम के नियम से वह इलेक्ट्रॉन उस बल के कारण अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जा पाता। नहीं समझे क्या? जैसे हम इलेक्ट्रॉन इस दीवार पे 10⁵ मीटर पर सेकेंड से गया और यहाँ टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा ना। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये जो परमाणु होता है धन आवेश, वह उसको अपने तरफ खींचता है। किस बल से खींचता है? वैद्युत बल से। कौन कौन से बल से खींचता है? वैद्युत बल से। और वैद्युत बल की प्रकृति यहाँ क्या होती है? आकर्षणात्मक। आकर्षणात्मक धन और ऋण के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल, इसलिए वह बाहर नहीं जा पाता। अच्छा, ये तो हो गया उष्मीय वेग। उष्मीय वेग क्या है? सेल लगाने के पहले, मतलब जो धातु मुक्त अवस्था, मतलब साधारण सामान्य अवस्था में जो धातु होता है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम लोग कहते हैं उष्मीय वेग। इसका मान क्या आता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग लिखो। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनियमित वेग से गति करते हैं, जिस अनियमित वेग से गति करते हैं उसे उष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। उसे उष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। उसे उष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। हो गया? नीचे लिख लो, इसका मान क्या होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग हेडिंग क्या डाले थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग। वहां आप लिख दो यह 2 प्रकार का होता है। पहले जो बच्चा यह हेडिंग डाला होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, वह लिख दो यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। पहला उष्मीय वेग का परिभाषा हम बोले हैं अभी। ठीक है, किसका परिभाषा बोले हैं? उष्मीय वेग का। इसका मान 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पुस्तक में लगभग लगाई दी है। अब दूसरा हेडिंग डाल दो अनुगमन वेग। दूसरा हेडिंग क्या डालना है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग देखो क्या होता है। अब उसको पहले हम समझते हैं। अब इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब इसके बारे में देखो ध्यान से। मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लो हम इसमें हम 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे धातु में तो ढेर सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना। जान लो कि मतलब 10⁻28 प्रति घन सेमी होता है। एक घन सेमी में 10⁻28 या 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक घन सेमी मतलब 1 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा, 1 सेमी ऊंचा। धातु में 10⁻29 या 28 दोनों लगभग में है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें से हम 2-3 मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मान लीजिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब इसको हम
धातु के छोटे टुकड़े को किसी जो है सेल से संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस पे जो है एक बल लगता है। इस पे पहले वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन से ऋण की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है? हाँ। कब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? जैसे ही चालक को सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वह वैद्युत क्षेत्र करता क्या है? जो ऋण आवेश होता है उसको अपनी तरफ खींचता है और जो धन आवेश होता है उसको दूर ढकेलता है। समझ में आया ना? अब सोचो कि अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर इस तरीके से गति कर रहा है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर इस तरीके से जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? उसको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। जैसे ऐसे जा रहा है तो किधर हो जाएगा? ऐसे नहीं समझेगा? किस डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है? इस डायरेक्शन। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, या क्या करेगा? तुम इधर मत जाओ या इधर जाओ, कौन करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर यह इस तरीके से जा रहा है तो ये वैद्युत क्षेत्र इसको क्या करेगा? ऐसे सीधे मत जाओ, इस तरीके से जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ। देख रहे हो ना? ऐसे। यह इधर जा रहा है, यह इधर आ रहा है, इसका सपोर्ट इधर ही होगा। सही है ना? जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या चाह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करे? इस डायरेक्शन में। किधर करे? हाँ। जैसे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र उसको तुरंत इधर धक्का देगा। देखो ये इधर जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसको ये इधर इस डायरेक्शन में तुरंत धक्का देगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से समझो। यह इधर जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र इधर खींच रहा है। यह इधर जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र इसको इधर खींच रहा है। यह इधर जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र इस साइड में। वैद्युत क्षेत्र सब इलेक्ट्रॉनों को किस दिशा में ढकेल रहा है? इस डायरेक्शन में, मतलब धन आवेश की ओर। किधर खींच रहा है? सेल के धन वोल्टेज की ओर। बात समझ में आया ना? इसमें क्या होता है? अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मतलब क्या होता है? मीटर मतलब हो गया 1 मिली के 10वां भाग। 1 सेकेंड में जब 1 मिली के 10वां भाग जा रहा है, जब हम तब जो है चालक में बड़ी करंट का वेग का है बहुत तेज होता है। हमारा बात नहीं समझे? जैसे कि ये चालक है, इसमें समय करंट फ्लो कराना है। क्या कराना है? तो 1 सेकेंड में तो 10⁻⁴ मीटर जा रहा है, मतलब 1 मिली का 10वां भाग जा रहा है। 1 मिली बहुत छोटा सा होता है, 1 मिली बहुत छोटा होता है, उसका 10वां भाग और छोटा होगा। जब 1 सेकेंड में बहुत छोटा सा दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन तय कर रहा है, तो हम लोग जब उसको सेल से जोड़ते हैं उसमें करंट तो बड़ी तेज जाती है। आप सोचने वाली बात है कि नहीं समझे हमारा बात? जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है इसमें, जब इसको सेल से जोड़ दिए तब। पहले किससे गति कर रहा था? जब सेल से जोड़ दिए तो 10⁻⁴ तो इतना धीमा वो चल रहा है, तो उसमें करंट इतना तेज काहे चलता है? बताओ। जैसे उसमें सेल से जोड़ेंगे तुरंत हमारे यहाँ जो है बल्ब जलने लगेगा तुरंत, 1 सेकेंड से कम समय में। तो कैसे होता है? कोई बताएगा कैसे होता है? किसी से जाके कहोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की वेग से जाता है, तो गलत बात है। गलत बात है तो इसका उत्तर तुम लोग ऐसे बताओगे, गलत इसलिए है कि हम लोग जो सेल से जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ तुरंत बल्ब जल जाता है। अब इतना धीमा जाएगा तो कैसे जलेगा? हमें लगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जाते जाते तो उससे वहाँ पावर हाउस से लाइट कट गई ना, फिर अगला एरिया जोड़े, फिर आवत तो हमारे पहुंचे गए फिर कट गए, तो जिंदगी भर लाइट मिलवे नहीं गई। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है ना, अभी हम बताए हैं कि एक घन सेमी में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये परिणामी जब वेग निकालोगे ना तो 10⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻⁵, वो सबका डायरेक्शन एक हो गया। v बराबर क्या होता है? v1 प्लस v2 प्लस v3
सबका जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणामी वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उतने वेग से जाता है। हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता है। तब एक घन सेमी 10⁻⁻⁰ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सबका जब वेग हम जोड़ेंगे तो हमें जो है पर्याप्त मात्रा में वेग मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ जो करंट होता है बहुत तेज है, मतलब कि बहुत कम समय में हमारे यहाँ पहुंच जाता है। तो अनुगमन वेग का मतलब समझ लीजिए सभी लोग कि नहीं, फिर से मैं समझा दूं। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस साइड में खींचेगा ना, बात समझ रहे ना। तब वह वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो सभी इन सब का वेग जोड़ेंगे, उनका औसत वेग जो होता है वही मुक्ति अनुगमन वेग होता है। इसका परिभाषा लिखी। ठीक है, जब चालक के सिरों को किसी बैटरी या सेल से जोड़ा जाता है, तब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। डी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो अनुगमन वेग हो गया। अब नंबर आता है धारा घनत्व का। इसका जो है चित्रात्मक चित्र से समझ लो धारा घनत्व होता क्या है। ध्यान से देखो, जैसे इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर कोई क्षेत्रफल ले लिए, मान लो छोटा ही क्षेत्रफल ले लिए चाहे बड़ा, ऐसे काट कर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है? चालक के लंबाई की दिशा में, ये हो गया चालक की लंबाई के लंबवत दिशा में जो उसका मतलब उसको काटा जाए तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसको हम लोग परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, तो परिच्छेद क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व होता क्या है, इसको समझो। धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सेकेंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, एक सेकेंड में एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, एक सेकेंड में एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व। क्या कहते हैं? हाँ, या तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। अब देखो धारा बराबर क्या होता है जानते हो? एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धारा बराबर क्या होता है? एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो I बराबर होता है Q/T, होता है कि नहीं? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर या नहीं होता है, NI/T। तो अगर हम I की परिभाषा में देना है तो हम क्या करेंगे? इसको एक करेंगे, हाँ, और ये तो आगे सही है। तो एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सेकेंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसके कारण जो बहती है धारा, उसको हम लोग जो है मतलब वो जो एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आती है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा। क्या कहते हैं? तो धारा घनत्व की परिभाषा दो प्रकार से। पहला, एक सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से निकलने वाले या गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धारा कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा यह है,
1 सेकेंड में एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धारा घनत्व कहते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा उसी को दूसरे प्रकार से एकांक क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। इसको जे से कहते हैं। क्या कहते हैं? जे बराबर होता है आई बटा ए, और जे बराबर होता है आई बटा ए। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई को लिखते हैं क्यू बटा टी ए, और क्या हो गया? एन ई बटा टी ए। इस जे बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये जे का सूत्र हो गया। मात्रक बताए थे हम। मात्रक क्या है? यहाँ एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जिमी सूत्र भी बताए थे। जिमी सूत्र क्या होता है? जे बराबर आई बटा ए करेंगे, इसका हो जाएगा ए, ऐसा आता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया जिमी सूत्र। ये सदिश राशि है। क्या है? हाँ, इसका सदिश रूप क्या होता है? ध्यान से देख लो। सदिश रूप होता है, सदिश रूप होता है आई बराबर जे ए। आई बराबर क्या होता है? वेक्टर ए जे डॉट ए, वेक्टर जे डॉट ए ना। और ये होता है पूरा, इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? जे ए आता कहाँ से? जैसे हम कल बताए थे ना। चलो आई बराबर जे हो गया, ये धारा घनत्व हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या देखना है? हेडिंग अगला हमारा है धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र, नहीं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अगला हेडिंग हमारा क्या है? अनुगमन वेग व वैद्युत क्षेत्र में संबंध, में संबंध। ठीक, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। हाँ, देखिए सबसे पहले, इससे पहले माध्य मुक्त पथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ, देखो माध्य मुक्त पथ क्या होता है उसको, उसके बारे में सोचिए। जैसे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करेगा? वो टक्कर करेगा। जब टक्कर करता है तो दो टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। जैसे यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे टक्कर किया, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो दो क्रमागत टक्कर, एक टक्कर यहाँ, एक टक्कर यहाँ, जो यहाँ से यहाँ तक टक्कर किया, और मतलब उसका औसत। जैसे कहीं टक्कर करेगा, सब दूरी का सब जो है, या तो परिभाषा इसका लिखो, लिखो बोले, लिखो तो। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। नीचे लिख लेना, लैम्डा बराबर 10⁻⁹ मीटर लगभग में। और एक होता है कि श्रांति काल। क्या होता है? श्रांति काल होता है, इसको भी लिख लो। श्रांति काल का सूत्र लिख लो, बोले, लिखो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए
समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ या टो, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? 10⁻⁴ सेकेंड लगभग होता है। हाँ देखिए, माध्यमिक पथ हो गया लेमडा, श्रांति काल हो गया टाउ। अब हमारा आ गया अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अच्छा, इसमें क्या होता है ध्यान से पहले समझो। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हमें निकालना है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, चालक का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे ही हम इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इस पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है और उस वैद्युत क्षेत्र का मान कहाँ से कहाँ होता है, किधर से किधर, धन से ऋण की ओर होता है, ठीक है। धन से ऋण की ओर होता है तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और धन आवेश को दूर ढकेलता है। यही न होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिशा हम तुम बताए हैं, इसका ट्रिक्स पकड़ने के लिए किसको किधर धक्का देगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है, यहाँ धन मानते हैं आप, बोले हैं ना, तो मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक। चलो अब देखो, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा नोट लिखो। मान लीजिए किसी चालक के सिरों को किसी सेल से संबंधित किया जाता है जिसका वोल्टेज भी है या जिसका विभवांतर भी है, समझ में आया? जिसका विभवांतर भी है। आगे चालक हो गया ना, चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई क्या है, L है। इसलिए E बराबर होता है V/L या V = EL, ये समीकरण नंबर है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव/दूरी ना। अच्छा, हमें अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना है, ठीक। अब देखो, सूत्र होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यह बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पे EE लिखेंगे, नहीं समझे क्या? -EE इसलिए लिखे कि जो वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन अपने आप खींचा चला जा रहा है। जब अपने आप बल लगता है तो यहाँ माइनस होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेश होता है, इससे भी पकड़ लो, इलेक्ट्रॉन भी ऋण आवेश होता है तो इसको माइनस, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। या बराबर QE पढ़े हो ना। ऐसे देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई आवेश घूमते हुए Q आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इस पे बल कितना लगेगा, या बराबर QE, पहले ही पाठ में पढ़ा गया है, या बराबर QE। अब देखो, यह बराबर क्या होता है, या मैं क्या होता है, या मैं बराबर -EE, तो ए बराबर क्या होगा, -EE और बटा M। समझ में आएगा नहीं? ये समीकरण नंबर 2। सूत्र याद है, जब बराबर M होता है ना,
तो ये क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। ये क्या होता है? त्वरण होता है। चलो, ई पता हो गया, ए पता हो गया। अब एक बात ध्यान से देखो, इसको मिटा दें। चलो देखो, हमें क्या निकालना है? अनुगमन वेग vd और ई में संबंध ना। मान लो जैसे देखो, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था? u। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था? u। ठीक, u था इस डायरेक्शन में। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ, इसका वेग किधर हो गया? थोड़ा सा ए ऐसे न होकर ऐसे हो गया, ये v हो गया, vd ऐसे। समझ आया ना? u से vd होने में कितना समय लगा? t, मतलब टाउ। तो सूत्र होता है गति के प्रथम समीकरण से। थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा इसके बाद लिखो। मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u था। प्रारंभिक वेग u था। वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला त्वरण, वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला त्वरण ए है, जिससे उसका वेग vd हो जाता है। जिससे उसका वेग क्या होता है? vd हो जाता है, vd हो जाता है। इसलिए गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है भैया? vd बराबर क्या था? u प्लस ए टाउ ना। vd बराबर u प्लस ए टाउ, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो ध्यान से, इसमें इसको भी तोड़ा गया, इसको भी तोड़ा गया, इसको भी तोड़ा गया है। इंटर में हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं। वैसे टाउ बराबर क्या होता है जानते हो? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट Tn बटा n। u बराबर क्या होता है जानते हो? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट Un बटा n। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटर में उतना लंबा नहीं है। हमारा बात नहीं समझे क्या? जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, टाउ मतलब t समय में ना ढेर सारा वेग प्राप्त करता है, U1 U2 U3 डॉट डॉट Un। और वहां जो समय होता है टाउ क्या होता है? थोड़ा सा हिंट में जान लो, लिखो मत। टाउ बड़ा होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn बटा n होता है। मतलब कि जो जितना n टक्कर होता है, और n टक्कर में सबका समय और बटे n से भाग देते हैं तो टाउ प्राप्त होता है। लेकिन इंटर में डायरेक्ट है कि मतलब दो क्रमागत टक्करों में लिया गया, दो टक्कर का बात किया है। इंटर में सिर्फ 2 टक्कर का बात किया है, इसलिए उसको टाउ कर दिया। लेकिन होता क्या है, उसमें बहुत कम समय में n टक्कर होता है, और n टक्कर होता है, n टक्कर का समय पूरा लिखा जाता है T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn बटे n। इस पूरे को टाउ करते हैं। समझ में आना? और हर टक्कर में वेग अलग अलग होता है। हर टक्कर में क्या होता है? वेग अलग अलग होता है। तो T1 वाले में वेग U1, T2 वाले में वेग U2, T3 वाले में वेग U3, U के स्थान पे U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस U1 बटा n होता है। बात समझ आया ना? तो वो चीज है नहीं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा? हम ये पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। कब? जब उसको उस बैटरी से नहीं कनेक्ट करते हैं तब। नहीं समझे? अरे औसत वेग 0 नहीं हुआ, कोई इधर जा रहा है u वेग से और कोई दूसरा इधर आ रहा है, इधर का प्लस यू इधर का माइनस यू, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे औसत वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा, vd बराबर, और ए के स्थान क्या लिखेंगे? माइनस ई अपान m टाउ। ठीक है, तो vd बराबर क्या हो गया हमारा? माइनस ई टाउ बटा m। ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ठीक है, इसको और हम क्या कर लिख सकते हैं? या ये तो हो गया
यह नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है, इसका भी मान फिक्स होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसका भी मान फिक्स होता है 10 घाते कितना होता है नीचे। यह नियतांक यह नियतांक यह नियतांक VD अनुक्रमानुपाती क्या गया -E। ठीक है, मेन सूत्र यह है, इसको भी याद रखो। एक नोट नंबर 1 लिखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग का परिणामी मान शून्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का के ऊष्मीय वेग का परिणामी मान शून्य होता है, शून्य होता है। कोई पूछेगा क्यों शून्य होता है, इसका उत्तर है कि कोई इलेक्ट्रॉन पूर्व दिशा में जा रहा है, कोई पश्चिम में जा रहा है, और कोई उत्तर में जा रहा है, कोई दक्षिण में जा रहा है। उन सबका परिणामी योग माने सदिश नियम से जोड़ेंगे तो सबका परिणामी क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक, और दूसरा लिखो, दूसरा VD बराबर क्या अभी हम पढ़े हैं, ई बटा एम टाउ, यही पढ़े हैं। ई के स्थान में क्या लिख सकते हैं, -E के स्थान पे V बटा L टाउ बटा एम, सही है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस प्रकार VD अनुक्रमानुपाती V हो गया, और क्या हो गया, VD अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, L हो गया, व्युत्क्रमानुपाती A बटा L ना। तो माइनस तो इसमें चला जाएगा ना, इसमें। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती अनुगमन वेग होता है, और चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक बात और, तीसरा बात, VD अनुक्रमानुपाती टाउ, और टाउ अनुक्रमानुपाती होता है 1/T। इस साइड में लिख लेना। अब इसको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो, श्रांति काल कब घटेगा, जैसे चालक को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, चालक को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा उसके अंदर जाके सोचो। चालक को गर्म करेंगे तो क्या होगा, कहोगे गर्म हो जाएगा। ये आंसर थोड़ी है, गर्म तो हम ही कर रहे हैं। चालक को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से भागेंगे। नहीं समझेगा, आज तुम लोग बैठे हो, यहाँ आग लगे, भागोगे नहीं। हाँ, वैसे जब चालक को गर्म किया जाता है तो उसमें का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बड़ी तेज मतलब दौड़ता है, बड़ी तेज दौड़ता है तो टक्कर बड़ी तेज होगा। जब टक्कर ज्यादा होगा तो क्या होगा, दो क्रमागत टक्कर बहुत ज्यादा होने लगेगा, मतलब उसकी जल्दी जल्दी टक्कर होने लगेगा, तो श्रांति काल क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो, पहले मान लो 5 सेकेंड में टक्कर होता था, ये माना पहले टक्कर कितने सेकेंड होता था, 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में अपना वो जाके धीरे से टक्कर करता था। जब उसको गर्म करेंगे तो बड़ी तेजी से जाएगा, टक्कर करेगा। जब बड़ी तेजी से जाएगा तो ये समय क्या होगा, कम होगा, समय कम हो जाएगा ना। तो टाउ समय है, तो ताप बढ़ने पर श्रांति काल क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ने पर श्रांति काल क्या होता है, घटता है। और जब श्रांति काल घटेगा ना तो अनुगमन वेग क्या होगा, घटेगा। अनुगमन वेग क्या होता है, श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती है। अगर यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, यह घटेगा तो यह घटेगा। ठीक, ये सब इतना बात ध्यान में दीजिए।